सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश आउटलुक 2023 में आप सबका स्वागत है। नया साल है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत, तो हमने भी सोचा क्यों ना स्टूडियो से बाहर निकला जाए और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे मार्केट्स का जो बैरोमीटर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्यों ना वहां पे आया जाए, वहां पे समझा जाए कैसा रहेगा साल 2023। दरअसल आपने नोटिस करा होगा, पिछले 7 सालों से भारतीय बाजारों ने हर साल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट पिछले 7 सालों में 12.5% का CAGR यानी सालाना दर से, इस दर से बढ़ता हुआ पिछले 7 सालों में बाजार नजर आया है। तो हम सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या 2023 8वां साल होगा पॉजिटिव रिटर्न्स का या नहीं, या फिर ये जो स्लो डाउन की चिंताएं, रिसेशन के फियर्स, वो कुछ मूड बिगाड़ेंगे। इसी पे बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ आज एलिक्सर इक्विटीज के दीपन मेहता सर, प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान और कंप्लीट सर्कल के गुरमीत आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू साथ इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपन सर, साल 2022 पूरा साल एक ही डर, एक ही चिंता सताती रही, वो इन्फ्लेशन की। मेरे ख्याल से वो फरवरी का समय था जब यूक्रेन क्राइसिस सामने आया, तब से सर दर्द बना हुआ था। अब ये साल खत्म होते होते क्या ये इन्फ्लेशन का भूत हम सब मान लें हमारे पीछे चला गया? आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। और जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स दी तो थोड़ा मेरे को घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर 7 साल से एक बढ़िया सा फॉर्म में सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एक लेवल पर थोड़ा ही कॉशन इज़ नेसेसरी। बट अगर आप अंडरलाइंग फंडामेंटल्स देखेंगे तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो ग्रेजुअली प्राइस हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। और मेरी राय में जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस घट रहे हैं ग्लोबली, ऑयल प्राइसेस, स्टील प्राइसेस, अन्य मेटल के दाम, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एक ज़माना था कि सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन रहा था सप्लाईज़ के लिए। बट धीरे धीरे आई थिंक द सप्लाई चेन्स आर ऑल्सो मूविंग अप, कमोडिटी प्राइसेस हैव कम डाउन, और इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन है दैट शुड स्टार्ट टू फ्लैटन आउट। और जो सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, there may be a risk that they may overdo it, they may increase the interest rates more than what is necessary, but then that's a risk factor which is there in the global markets. But मेरे ख्याल से ये जो issue है, I think that will be put to rest in the next 2-3 months or so. तो लार्जली इन्फ्लेशन का भूत टेम होता हुआ, तो प्रकाश सर अब, और ये ग्लोबली कहा भी जा रहा है, अब इन्फ्लेशन से नया बज़वर्ड होगा, शायद वो सबके सब रिसेशन की बात करने लगे हैं। वो हार्ड हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, जो भी हो। 2023 में जब मैं आउटलुक 2023 की बात कर रहा हूं जी, सबसे बड़ा सरदर्द मेरे लिए यही होने वाला है क्या, अब इन्फ्लेशन से रिसेशन का डर? सो आशीष, इंटरेस्टिंगली क्या होता है ना, मार्केट को कोई चीज़ों की चिंता करने लायक या चुनौती बनाने लायक चीज़ चाहिए होती है। तो ऐसा है कि पिछले साल जब शुरुआत हुई थी साल की 2022 की, तब यूक्रेन का क्राइसिस होगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। फरवरी में शुरू भी हो गया तो सरसरी तौर पे ये था कि 5-6 महीने चलता है युद्ध, उसके बाद सब थम जाएगा। अब वो भी 1 साल होने आया है। सो क्या चीज़ आपका सिरदर्द बनेगी ये तो कहना मुश्किल है, बट हाँ, ऑप्शन हमारे पास बहुत हैं। बट जैसे जैसे नई चुनौती आएंगी, मुझे लगता है चाहे रिसेशन क्यों ना हो, कि मौके भी उतने ही आते हैं। तो जैसे आपने देखा, जब ऑयल का भाव, जैसे दीपन ने कहा, कमोडिटीज़ में इतना जो फ्लक्स आया और जो भाव बढ़े, तो हमने रिन्यूएबल्स पे फोकस इतना बढ़िया देख लिया। हमने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान 1 साल में रिन्यूएबल्स पे इतना आगे निकल के जो हासिल करेंगे वो करा है। कंपनीज इतनी हुई है। ईवी का देखिए, सेमीकंडक्टर के इश्यूज हुए तो उनके अलग सॉल्यूशंस निकले, आपकी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने लगी। सो आई थिंक चुनौती से ज़्यादा हमें मौक़ों की तलाश रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। सिरदर्द तो होगा, लेकिन बाम कहाँ से मिलेगी ये भी पहले से तैयार रखें। तो बाम मिलेगी नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड की, और जहाँ हिंदुस्तान का जो शुरुआत हुई है, हिंदुस्तान की ग्लोबल स्तर पे, एक वैश्विक स्तर पे जो हमारी जो सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश हो रही है, वो मजबूत होते हुए दिखेगी। तो रिसेशन आएगा, शायद यूएस में हो भी सकता है, थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, कोई लैंडिंग तो होगी, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है इतने ख़राब हैं फंडामेंटल्स की हमें चिंता रिसेशन की करनी चाहिए। तो गुरमीत, इन्फ्लेशन काबू में आएगा, यूएस में रिसेशन, फिर भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री ऐसा नहीं कहती थी। वो 2008-2009 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन, उसका झटका हमको लगा।
वो 2013 का वो पेपर टैंट्रम आए थे, टेपर टैंट्रम के इश्यूज, उसका भी दबाव हमने झेला। ये इस बार इन सब इश्यूज से ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल मेल्टडाउन, दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, उससे आप लोग को अब डर नहीं लग रहा है 2023 के लिए? ये थोड़ा कुछ जगह कुछ पार्ट्स में चिंता का विषय है। तो अगर आप डेटा को देखें, मैं मानता हूँ कि पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा 2023 में। बनेगा, थोड़ा सा आपको शायद मेहनत और रिसर्च ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको कुछ पॉकेट्स में इंडिया अच्छा कर रहा है। आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है हमारा, आप एयर ट्रैवल देखिए हाईएस्ट एवर रहा नवंबर में, आप ई-वे बिल देखिए लगभग 80 मिलियन से ऊपर ई-वे बिल आए नवंबर में। तो कुछ पॉकेट्स में अच्छा लग रहा है। रूरल अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सा हमें मॉडरेशन देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, थोड़ा बहुत आईटी में, एपीआईज में। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस इंडिया का हुआ है वो मैंने 17-18 साल में ऐसा आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स का नहीं देखा। मैं 2003-4 से हूँ मार्केट में। इस साल निफ्टी YTD पॉजिटिव है 4-5%, और सारे ग्लोबल मार्केट 20-25% के आसपास नेगेटिव है। मे बी फुट्सी को अगर हम छोड़ दें तो आप नैस्डैक देखिए 15 से 20% नेगेटिव। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मैंने एक डेटा निकाला आशीष जी कि पिछले 10 साल में कितने 10 बैगर स्टॉक्स रहे हैं निफ्टी 500 में, BSE 500 में। 20% स्टॉक इंडिया के 10 बैगर रहे हैं पिछले 10 साल में। S&P का ये नंबर सिर्फ 7% है। चाइना का ये नंबर जो हमसे काफ़ी तेज ग्रो हुआ है सिर्फ 3% है। तो जैसे हम थोड़ा सा अपना हॉराइजन को बड़ा करते हैं और थोड़ा डेटा डिपेंडेंट होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी हमें थोड़ी बड़ी दिखती है। मुझे एक इंडिया की अपॉर्चुनिटी 2023 से 30 की पे ज़्यादा मेरा फोकस है, बशर्ते ये देखूं कि अगले 2 महीने 3 महीने में क्या होने वाला है, क्योंकि ये साइकिल हमारे लिए अच्छा है। जैसा अगर हमने ख़राब साल में अच्छा किया है तो जैसे चीज़ें ठीक होंगी, जैसे दीपेन सर ने बोला, प्रकाश जी ने बोला कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, सप्लाई साइड धीरे धीरे रिस्टोर होगी, तो अच्छे साइड में भी तो हमने ये मुश्किल साल निकाल लिया जब हमें प्रिजर्व करना था, जब हमारा रिटर्न जो भी है पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है। आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी इंडिया और अच्छा करे। तो 2023 में थोड़ा सिलेक्टिव, थोड़ी रिसर्च की जरूरत होगी, मतलब आप जैसे प्रैक्टिशनर्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। दीपन सर, वैसे बदला तो बहुत कुछ। हम कुछ साल पहले वो फ्रेजाइल 5 का हिस्सा थे, आज कई पैमानों में दुनिया में शायद वन ऑफ द बेस्ट हैं। ये ओवर द ईयर ऐसा क्या बदल गया कि हिंदुस्तान कहाँ फ्रेजाइल 5 और कहाँ हम सबसे ऊपर रैंक्स में स्टैक अप करते हुए अब नजर आ रहे हैं? ऐसा क्या सी चेंज देखा आपने कुछ सालों में? आई थिंक कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हमारे मार्केट्स और इकोनॉमी में, और इनमें थोड़ी चर्चा करनी ज़रूरी है। हाँ। एक तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो कैपिटल मार्केट स्पेसिफिक है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की जिस हिसाब से पैसे आ रहे हैं, दैट सेविंग्स कमिंग इनटू द रिटेल, फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर इनटू द मार्केट, ये एक बहुत बड़ा काउंटर फोर्स बन गया है अगेंस्ट FIIs। और आपने बात की 2008 की, 2013 की, तो फ़र्क ये है कि इस टाइम हमारे पास जोर है, हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स है विच कैन अब्जॉर्ब द स्टॉक ऑफ द FIIs एंड दे आर एबल टू टेक द सेलिंग प्रेशर। और अभी जब FIIs खरीदने को आ रहे हैं तो उनके पास इतनी आसानी से इतने बड़े पैमाने में शेयर खरीदने थोड़े मुश्किल हो जा रहे हैं। दैट्स वन बिग स्ट्रक्चरल चेंज विच वाज नॉट देयर अर्लियर। दूसरी बात यह है कि जो पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है हमने पूरी क्लीन अप कर दी है, जिसकी वजह से दैट्स नो लॉन्गर अ लैगर इन द सेक्टर। बैंक्स एकदम वाइब्रेंट हो चुके हैं, दे आर एबल टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द रिटेल, liquidity to the wholesale market, and they're able to provide the capital at the right time when our capex cycle also is moving up or consumption and big ticket purchases also are going up. तो ये एक बहुत ही बढ़िया structural चीज़ हो चुकी है। Right from IL&FS crisis we have now moved away largely from there, and मैं ये कहूँगा कि पिछले 20-25-30 साल में ऐसी स्थिति हमने देखी नहीं है बैंकिंग सेक्टर में जहाँ पर इतनी ज़्यादा क्लीन अप हो चुकी है और इतनी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम्स हो चुकी है that NPAs will not keep on going up again and again. उसके अलावा ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स हैव कम डाउन रिसेंटली, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है आई थिंक अगर आप 1990s और अर्ली 2000 में देखेंगे तो वी वर ऑलवेज देयर वाज अ कोalition गवर्नमेंट और कोई हिसाब से रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे, बट नाउ द गवर्नमेंट इज़ प्रो इकोनॉमी, प्रो बिजनेस एंड दे आर प्रो मार्केट, so they are taking the steps which are positive for the investors and the economy and the industry at large. So ये जो structural changes हुए इकोनॉमी में, that is the reason why I think our status in the world economy has improved and why all three of us are talking so confidently about 2023. ये एक सी चेंज था इस बार प्रकाश सर। 3.25 लाख करोड़ FIIs इस साल बेचते हैं और वो पूरा का पूरा हमारे DIs यानी कि हमारे रिटेल का पैसा, हमारे SIPs, वो सारा का सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल।
एक तो ये सी चेंज कैसे पैसा आता था, एसआईपी के फ्लोज आते थे, जब बाजार टूटता था तो वो फ्लोज म्यूटेड होते थे, लोग विड्रॉ करना शुरू करते थे। इस बार कुछ नहीं बदला, इस बार वो 13,000 करोड़ रुपए की मंथली एसआईपी कंटिन्यू हो रही थी। ऐसा क्या बदल गया हम रिटेल की मानसिकता में? और अब 2023 में जब कुछ चैलेंजेस आएंगे, रिसेशन फियर, स्लो डाउन के फियर, ये सब दिक्कतें आएंगी जी, ये भरोसा है आप लोगों के फ्लोज डीआईएस के कंटिन्यू रहेंगे, पैसा झोंका जाएगा? सो देखिए, पहली चीज़ तो ये रिटेल का जो दीपक ने बहुत सही समझाया कि जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है कि एक बहुत बड़ी ताकत उभर के आई रिटेल निवेशकों की, और वो फिर भी आज 10 करोड़ ही हैं डीमैट अकाउंट जो आज हमारे पास हैं एलिजिबल। मैं समझता हूँ जो जिनकी आय की एक कट ऑफ लेवल पे भी आप देखें तो 30-35 करोड़ तक तो आराम से ये जा सकता है। और यही चीज़ आप 10 साल पहले देखिए म्यूचुअल फंड्स क्या, जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करता था तो मुझे याद है हम लोग 5 लाख करोड़ हुआ तो फंक्शन हुआ करते थे। यहाँ पे इस हॉल में भी वो किया गया था कि अब अगले कितने सालों में 10 लाख पहुँचेंगे, वो तो कितने लाखों करोड़ों में आ गया। सो ये जब चेंज जब आता है तो उसकी जो रफ्तार है उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है उसकी शुरुआत हुई थी डीमोनेटाइजेशन से। अब वो तो बहुत टाइम हो गया, उसको तो हम भूल गए। तो एक चैलेंजिंग, एक चुनौती वाली चीज़ को हमने बदल दिया एक मौके में, एक अपॉर्चुनिटी में। उसके बाद आपने जीएसटी देखा, उसके बाद आपने रेरा देखा। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज कि हमारे जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में जो एंटिटीज़ हैं, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, एक्सचेंजेस हो, इतना पैसा इसी जगह पे से रेज किया गया इस साल। आप देखिए उसमें रिटेल निवेशकों का डबल कंट्रीब्यूशन है एज कम्पेयर टू एफआईज, है कि नहीं? आप म्यूचुअल फंड्स को भी अगर रिटेल का ही पैसा मानेंगे एक तरह से, और जो रिटेल का जो नॉन इंस्टीट्यूशनल पैसा है, तो इट इज़ 65% ऑफ ऑल आईपीओस, विच इज़ सिग्निफिकेंट। मतलब आप ये देखिए उसका रीज़न है, और उसमें आपको भी श्रेय मिलना चाहिए कि भाई सीएनबीसी आवाज़ जैसी जो माध्यम है उससे एजुकेशन है, अवेयरनेस है, सही मार्गदर्शन है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग टुगेदर। एक कोई कारण है नहीं जिसकी वजह से, और कॉन्फिडेंस ये है कि ये तो सिर्फ अभी तो 10 करोड़ की शुरुआत हुई है कि जब 10 करोड़ लोगों ने इक्विटी की तरफ झुकाव दिखाया है। अभी तो धीरे धीरे और होगा, और डिजिटाइजेशन इज़ हेल्पिंग सो ईजीली, नए अकाउंट खोलना, उसको ट्रांजैक्ट करना। तो कहीं गलतियाँ भी होंगी, लोग गलती करके सीखेंगे, कई लोग दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो प्रोसेस रिफाइन जब होगा, आज किसी को म्यूचुअल फंड समझाने की आपको ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। आदमी सामने से कहता है कि भाई मैं करूँगा तो सही, आप बताइए कि एसआईपी 60 महीने की करनी है या 36 महीने की करनी है। तो एक टाइम आएगा कि डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट इस टाइप के होंगे, ईटीएफ्स में होंगे। हमारे ईटीएफ की तो अभी शुरुआत हुई है आशीष। आप देखो ईटीएफ जो ग्लोबली होते हैं, इतनी बड़ी सूची रहती है ईटीएफ्स की। कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर खोल के देखें, चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट, यहाँ तो अभी जुम्मा शुरू हुआ है, 5-7 ईटीएफ की बात होती है। तो बहुत रफ्तार पकड़ सकती है चीज़। कॉन्फिडेंस ये है, अब 2023 में होता है, 24 में 25 में कहना मुश्किल है, बट रुकावट नहीं आएगी जो शुरुआत हुई है वो और ये अच्छी बात है। गिरते बाजार में एसआईपीज कंटिन्यू करना ज्यादा अक्लमंदी है गुरमीत। लेकिन ठीक है, अब इस फ्लोज से क्या हुआ, इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच नजर आने लगे। अब वो ठीक भी है कि डीआईएस का पैसा हमारा फ्लोज आ रहे हैं, उस फ्लोज से पीज एक्सपैंड भी होने चाहिए लॉजिकली। तो हिस्टोरिकली कंपेयर करना गलत हो जाएगा क्योंकि माहौल बदल गया, जैसे इतना सारा पैसा चैनलाइज हो रहा है। पर फिर भी वैल्यूएशंस को लेकर आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? जब हम 2023 के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, इंडियन वैल्यूएशंस बाकी काफी स्ट्रेच्ड हैं, थोड़ा सा उस लिहाज से कूल ऑफ होने की जरूरत, या एटलीस्ट कंसोलिडेट होने की जरूरत। ठीक, राकेश झुनझुनवाला जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे बॉम्बे के लिए कि पेडर रोड है, धारावी है। तो इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम आज का नहीं है हमारा। अगर आप 10 साल का फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो 17 के आसपास है। अगर आप एवरेज 10 ईयर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रोथ है, नॉमिनल ग्रोथ 11-12% आती है। अभी आपने बताया 7-8 साल का रिटर्न इंडेक्स का 12.5% है। मैंने एसआईपी का रिटर्न निकाला, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 15-16% रिटर्न है। 1 साल का शायद 11% होगा अभी पिछले 1 साल का। तो और कोविड ने, जैसा प्रकाश सर ने बोला, ये आप देखिए 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, 3 करोड़ 90 लाख थे टू बी प्रिसाइज कोविड से पहले, आज 11 करोड़ है। 2 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज थे, यूनिक फोलियोज की बात कर रहा हूँ। अब लगभग 3.5-4 करोड़ फोलियोज है। तो ये नंबर जो है दुगना हो गया इस पीरियड में। और मुझे लगता है ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है ना, ये हमने थोड़ा सा रिटेल निवेशकों का मजाक भी उड़ाया बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट यही सबसे बड़ी चेंज है। 75-76% हमारी सेविंग फाइनेंशियलाइजेशन होने वाला है। ये क्रिसिल की रिपोर्ट आई है अगले 3 से 4 साल में। दूसरा, जैसे मैंने बोला आपको, अब थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हम करीबन 20 के अर्निंग मल्टीपल पे हैं, और जब भी मैंने देखा है कि 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड इंडिया में 7.5-8% आता है,
तो फिक्स इनकम का रिटर्न भी डबल डिजिट आता है अगले 3 साल में, क्योंकि साइकिल अब चेंज होगी, 6 महीने बाद होगी, साल बाद होगी। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। रिटर्न एक्सपेक्टेशन शायद अगर आप थोड़ा मॉडरेट करेंगे तो अभी भी अच्छा रिटर्न बन सकता है। और हमने एक मैथ्स करी थी कि 13,000 करोड़ की SIP बुक है, EPFO का जो 12 लाख करोड़ का बेस है उसका मंथली कंट्रीब्यूशन करीबन 250 मिलियन है, उसके अलावा इंश्योरेंस और बाकी पैसा है, तो $2-2.5 बिलियन का मंथली जो फ्लो है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल लगता है, काफ़ी स्टेबल लगता है। ये नंबर और बढ़ेगा। तो जो ओनरशिप थी FIS की 23-24% जो 18 हुई है, और जो DIS की 10 से 15 हुई है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तीनों एक्सपर्ट्स पैनल में बैठे, सारे कंसर्न्स मैं बार बार रह के रख रहा हूँ, सब बुलिश हैं, लग रहा है सब अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं है जो ग्लोबल पॉलिसीज, हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ग्लोबल रिस्क को? क्या आशीष, I think, 2023 के लिए, टू पुट इट डिफरेंटली? we should be aware of the risk factors. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या खराब हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स, लोकल मार्केट्स में, व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ, किस चीज़ की हमको सावधान रहनी चाहिए। तो एक तो ये बात ठीक है कि आई थिंक ग्लोबली सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है। फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन टू हाई इंटरेस्ट रेट्स, रिसेशन में ज़रूर जा सकते हैं, और उसकी वजह से यू कुड हैव अ सिचुएशन वहाँ पर जहाँ पर कोई एक बड़ी कंपनी, कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई सॉवरन, दे में डिफ़ॉल्ट। ये प्राइसिंग नहीं हुआ है, जैसे लेमन में हुआ था, लेमन ब्रदर्स के टाइम में हुआ था कि देयर वाज अ डिफ़ॉल्ट, there was a crisis in the financial markets globally. We are not in a crisis situation globally. पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन में आ जाते हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट प्राइस्ड इनटू द मार्केट। और अगर कुछ बड़ा डिफ़ॉल्ट होता है या कुछ ऐसी बड़ी अर्थक्वेक सिचुएशन हो जाती है ग्लोबल मार्केट्स में, तो पूरा एक रिस्क ऑफ ट्रेड चालू हो जाता है। पर वो अभी कुछ विजिबल है नहीं ऐसा। बट यू शुड बी अवेयर दैट दैट सर्टेनली इज़ पॉसिबल ओवर देयर। और दूसरी बात ये है, जो वॉर इन यूक्रेन है ना, वहाँ पर थोड़ा 1 महीने में खत्म होना था, कहाँ आज 1 साल होने को आ गया। if the people get desperate over there, then it could have very different, I mean, I don't want to say it, but you know, it is a fragile situation. और उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है। as soon as it gets over, the better it is for world peace. ये एक बात और मेरा ये मानना है कि मैं बार बार बैलेंस क्यों करने को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ड्राई पाउडर रखना भी ज़रूरी है। मैंने बीच में फिक्स इनकम का बात छेड़ा कि 8% आज आपको बॉन्ड फिक्स इनकम में मिलने का स्कोप है। मैं उसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए, अगर आप 7 बार रेट हाइक करेंगे और 75 पैसा 4 बार करेंगे और $200 बिलियन की लिक्विडिटी निकालेंगे सिस्टम से, तो आप एक तरीके से बुलेट ट्रेन पे स्पीड ब्रेक लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई इकोनॉमिक मॉडल, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। 2023 के लिए मैं एक सवाल मेरा ये भी था, इक्विटीज वर्सेस फिक्स्ड इनकम, थोड़ा सा प्रोपोर्शन अब बढ़ाने का समय 2023 में फिक्स्ड इनकम की तरफ थोड़ा रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। जैसे अगर मेरा पर्सनल फाइनेंस में हमेशा बोलता हूँ, पहले पर्सनल है बाद में फाइनेंस है, तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन 9-10% है अपने पोर्टफोलियो से, तो थोड़ा फिक्स इनकम का वेटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका, मैं रिस्क फ्री तो नहीं बोलूँगा, लो रिस्क में आपको 7.5-8% अभी, जो पहले 5% था साल 1.5 साल पहले, तो थोड़ा सा वेटेज जो थोड़ा मॉडरेट और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सा फिक्स इनकम में वेटेज बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा सा ड्राई पाउडर भी रखना चाहिए, क्योंकि आप बाहर बैठ के भी आज आप 6-7% तो लिक्विड फंड में बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको, जिसे मैं बोलूँगा ना, स्टैगर्ड एलोकेशन करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर होगा, ये मेरा मानना है। तो फिक्स इनकम की तरफ 2023 में थोड़ा एलोकेशंस बढ़ाने की जरूरत है। और प्रकाश सर, 2023 में बैंक्स की IT आई थिंक सी 2023 में IT पे जो मार पड़ रहा है, और हमारे यहाँ IT कंपनीज ग्लोबल हैं, बैंक्स डोमेस्टिक हैं। कोई भी बैंक हमारी ऐसी नहीं है जो ग्लोबल बिजनेस पे डिपेंडेंट है, वो तो सारी घरेलू बाज़ारों में ही काम कर रही हैं, और वो बहुत सही ग्रोथ फेज़ में आए। जैसे दीपक ने कहा, बैंक्स में जो फेज़ होते हैं, जो साइकिल होता है, वो एक होता है क्लीन अप होता है, फिर आप ग्रोथ करते हैं, फिर हाइपर ग्रोथ करते हैं, फिर नए NPAs भी करते हैं, और फिर वो शुरुआत उसकी नए तौर से होती है। हम जिस स्टेज पे हैं वो ग्रोथ स्टेज पे हैं। आप सबकी एक दो पैरामीटर्स देखिए बैंक्स की, और खासकर PSU बैंक्स में भी, तो ROA जो बढ़ रहा है, जो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, 15-16% क्रेडिट ग्रोथ मैंने तो 4 साल में नहीं देखी
पिछले, और एक आध कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक ने क्लॉक कर दिया तो ठीक ऑलरेडी है। जो तेजी आ चुकी है 2023 में और अपटिक्स अप और अप मूव्स ज्यादा स्वीट स्पॉट में अभी भी बैंक्स नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली बैंक्स के परफॉर्मेंस में तो ऐसा है नहीं कि दिसंबर के बाद कोई हुलिया बदलना है, परफॉर्मेंस तो जारी रहेगी। जो प्रोविजनिंग की हुई है वो राइट बैक हो रहे हैं, रिकवरीज हो रही है। यहाँ तक कि एकदम मरे हुए बैंक्स जो थे जिनकी बैलेंस शीट फ्रैक्चर्ड थी उसमें भी तेजी आनी शुरू हो गई या रंगत आनी शुरू हो गई। आईटी का जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग थोड़े से वो वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं कि अरे इन्फोसिस और टीसीएस इतने सस्ते मिल रहे हैं। अब उनको थोड़ा मार पड़ रहा है, अच्छी कंपनीज हैं नो डाउट, बट जो साइकिल उनका जो चल रहा है उसमें अपसाइड काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी में नए नहीं मिलते हैं तो फिर आपका साल जो है वो नरम जाने की पूरी गुंजाइश रहेगी। हाँ, ये ध्यान रखिए, आईटी ऊपर से करेक्ट बहुत हो गए हैं, लेकिन प्री कोविड से अभी भी 35-40% ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही नजर आएंगे। तो ये करेक्शन के बावजूद जो कोविड के बाद की रैली थी वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अभी भी अपटिक्स उस लेवल से नजर आएंगे। दीपन सर, बैंक्स और आईटी एक की डिबेट का पॉइंट था 2023 में कहाँ तवज्जो दिया जाए। ऐसे ही 2022 में लाइमलाइट हॉक करी थी वो अर्बन साइड कंजम्पशन, के शेप्ड रिकवरी की बात, और वो तूल पकड़ी थी। अब जब इन्फ्लेशन अगर टेम हो रहा है, अगले 2-3 महीने में काबू में आ जाएगा, तो 2023 का रूरल थीम अब फोकस बनेगी क्या? नहीं, बन सकती है आशीष, नो डाउट अबाउट इट, पर जो पूरा कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है रूरल में और अर्बन में भी। हाँ। और अगर आप देखेंगे कि आज की जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज है, दे आर गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू टियर 2 टियर 3, और ज़्यादातर फोकस वहाँ पर रूरल में भी आ रही है। तो आई वुड से दैट कंजम्पशन इज़ इंडिया में मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है, पर जो कंजम्पशन पैटर्न्स है, जो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स है, those keep on changing as we go along. 5-10 years ago it was soaps, detergents, shampoo, oil. Now it is QSR, retail, specialty retail like shoes, like innerwear, could be entertainment, travel, hospitality, health. तो ये जो है, these are the new consumption engines, and that is where investors and should focus on, because those are the companies जहाँ पर you can expect double-digit volume growth rate. They are expensive, no doubt, but that's where the growth is coming through. So whether it is rural or urban, you are better off trying to be in the new generation consumption-oriented businesses. क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस करने वाले शायद रहेंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग डिस्टेंस। हमारे ग्रोथ बेस्ट इन क्लास है, हमारे इन्फ्लेशन, हमारे फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स वेल अंडर चेक हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरह के टैक्स रिफॉर्म्स हमने करे हैं, वो टैक्स इनफ्लोज, पैसा हर साल, हर ईयर, हर मंथ हम आता हुआ देख रहे हैं, तो हम काफ़ी स्वीट स्पॉट में। और किसी ब्रोकरेज ने सही कहा है, आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भारत होगा। तो निवेश करिए और निवेशित रहिए। नमस्कार।